आदाब नाजरीन, मैं संजय एजाज देख रहे हैं अब ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में कोविड और कोविड के साथ साथ लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ वही सिलसिला जो कश्मीर में पिछले काफ़ी दिनों से आता जा रहा है। आज भी श्रीनगर में जहां लॉकडाउन था वहीं श्रीनगर में आज भी अमवात हुई हैं और आखिरी खबरें मिलने तक हमें मालूम हुआ है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा में आज 6 अमवात हुई हैं। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है क्योंकि कुछ दिनों से सरकारी तौर पर इंतज़ार करना पड़ता है, सरकार का मीडिया बुलेटिन नहीं आता है। लेकिन हमें ज़रा से मालूम हुआ है कि 6 अमवात हुई हैं और ये 6 की 6 श्रीनगर के सिकमस में हुई हैं, जिसमें कुपवाड़ा से लेकर श्रीनगर तक के लोग आज कोविड का शिकार होकर ज़िंदगी हार बैठे हैं। यूँ कोविड का ख़तरा और उसी ख़तरे को कल देखते और पनपते हुए रियासती सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया था। और कल शाम से ही जब लॉकडाउन लगा तो ज़िंदगी पटरी से यूँ लग रहा था उतरी हुई है। कल के दिन की सूरत हाल कुछ अलग थी, लेकिन आज की सुबह की सूरत हाल में पहले लोगों को यूं लगा था कि शायद लॉकडाउन नहीं है, शायद पुराना जैसा लॉकडाउन है। और लोग बड़ी तादाद में निकले भी थे और निकलते हुए जब गली नुक्कड़ से निकल के मैन शहरा पे पहुंचे तो सामने पुलिस का नाका और उस नाकों पर और उन नाकों पर कई जगहों पर बड़ा जैम भी देखने को मिला। श्रीनगर के रामबाग के इलाके में बड़ा जैम भी देखने को मिला क्योंकि नाके पर जब रोका जा रहा था, वापस भेजा जा रहा था, तो तब मोड़ से लेकर राइट लेफ्ट ले करते हुए गाड़ियों का जैम भी देखने को मिल रहा था। और ये मामला श्रीनगर के कई और इलाकों में भी देखने को मिला। श्रीनगर में लॉकडाउन लगाने के लिए आज पुलिस मुतहरिक थी, मजिस्ट्रेट मुतहरिक थे, दूसरे लोग जो इदारे हैं वो मुतहरिक थे। और श्रीनगर की सड़कों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को चलने की इजाज़त थी जो बाज़ाब्ता तौर पे पास जिनके पास था या जिनके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। ये शहर की सूरत, लेकिन गांव देहात से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। गांव देहात में भी कल कुछ बताया गया था कि कुछ इदारों में छूट रहेगी, ख़ासतौर पे ज़रूरी शोबे में छूट रहेगी। लेकिन आज कस्बों में, गांव देहात दूर दराज के कस्बों में कोई छूट नहीं थी। ताहम गाँव में कुछ लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आ रहे थे। और दिन भर की सूरत हाल ज़रा गौर से देखिए, शहर श्रीनगर से लेके वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कुछ सूरत हाल रही, हम आपको दिखा रहे हैं। करो यार आज दो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मेहरबानी करके आप सबसे जैसे कि आप अपने मुंह को मास्क से ढकिए। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारा ताउन करें, में उन्हें शुमार करें। लिहाजा हम लोगों से पुरखुलूस इल्तमास करते हैं कि वो बिला वजह अपने घरों से बाहर ना आए, जिस पर इंफेक्शन नहीं हो सकता है। और जो भी एहतियाती तदाबीर है उन पर ये जो लॉकडाउन है इसको सक्सेसफुल हमें हर कीमत पर बनाना है। उसके लिए आवाम का और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग स्वस्थ रहे, आपके घर वाले परिवार के लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसके लिए दिन रात डॉक्टर्स, पुलिस, हमारे बाकी इसेंशियल सर्विसेज के सारे स्टाफ जो है मेहनत कर रहे हैं। दिन भर रात जो है अपने परिवार की चिंता न करते हुए बाहर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
इन सब के लिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम इस लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये जो रूट मार्च है हमारा आज का, ये एक लॉकडाउन को इन्फोर्समेंट करने के लिए एक एक्टिविटी हमने आज की है। और इस एक्टिविटी में जितने भी हमारे सिपाही जो शामिल थे, उन सभी सिपाहियों का मैं मुबारकबाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक कदम यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज करके दिखाया। ये शहर की सूरत-हाल, ये बारामूला की सूरत-हाल, कुपवाड़ा की सूरत-हाल और कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम या दूसरे इलाकों के कोविड के रिलेटेड लॉकडाउन की सूरत-हाल। सुनसान जिंदगी, क्योंकि कोविड ने दुनिया को सुनसान करके रखा हुआ है। इंतज़ार अभी भी है कि कोई वैक्सीन निकलेगा, कोई दवा निकलेगी, और दवा और वैक्सीन न होते हुए इस वक्त भी सिर्फ एक इलाज ढूंढा और समझा जा रहा है, उसे लॉकडाउन कहते हैं। और लॉकडाउन का आज, नए लॉकडाउन का पहला दिन, सुबह सुबह जिस तरह पहले भी बताया कि कुछ लोग निकले थे लेकिन बाद में उन्हें कुछ खानी भी पड़ी, काफ़ी वक्त उनका ज़ाया भी हुआ और इमरजेंसी सर्विसेज को अब भी वक्त ज़ाया किया गया। इस सारे के बीच में शहर श्रीनगर में कुछ जगह नाके जो लगाए गए थे उनमें कहीं कहीं कहा जाता है कि यकसानियत नहीं थी, और ये मामला हमने मुतलका हुकाम से भी उठाया था, उनका भी रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की। जो है यहाँ पे जो है रेगुलेशन किया जा रहा है हर एक चीज़ का प्रॉपरली, जो है कोई एसेंशियल सर्विस के बगैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो वो बाहर ना निकले, और गैर ज़रूरी कोई मूवमेंट ना हो, इस तरह से जो है गाड़ियों का और बाकी जो चीज़ है इस चीज़ को यहाँ पे इन्फोर्स किया जा रहा है। उस चीज़ को देख के जिस हिसाब से कुछ एसेंशियल गाड़ियों का फ़्लो है या कुछ है, उसको जो उसी हिसाब से मैनेज किया गया, और इसको अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी बैरिकेडिंग हुई है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी अगर एसेंशियल मूवमेंट है या इमरजेंसी मूवमेंट है तो उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो ये तो प्रॉपरली डायरेक्शंस है कि जो भी इस टाइप की मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है। अदरवाइज़ जो है बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि जो लॉकडाउन है या अननेसेसरी मूवमेंट है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। और इसके साथ अब राजौरी का रुख भी करते हैं। राजौरी की सूरत-हाल कशीदा है, वहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के साथ साथ वहाँ बाकी मामलात पर भी नज़र लोगों की रहती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से आप जानते हैं, राजौरी पुंछ के बॉर्डर के इलाके, सरहद के इलाके, तनाव ही नहीं, गर्मी पूरी, और उस गर्मी में गोले गिरते हैं, गोले गिराए जाते हैं, वापस जवाब दिया जाता है, और आज भी ऐसा कुछ हुआ। और जमशेद मलिक पूरे इलाके पर नज़र रखे हुए थे, और वहाँ के लॉकडाउन के हवाले से कहा जाता है कि पॉजिटिव केसेस की बड़ी तादाद आई है। झलक राजौरी की भी। ये लॉकडाउन राजौरी के इलाके का, रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का, बानिहाल की भी सूरत हाल और बानिहाल से लेकर वादी के दूसरे इलाकों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। पुंछ, किश्तवाड़, डोडा सभी इलाकों में आज लॉकडाउन, और इस दौरान कई जगहों पे लोग लॉकडाउन पर इत्मीनान का इज़हार भी करे थे और चाहते थे कि लॉकडाउन इससे ज़्यादा सख्त भी होना चाहिए। लेकिन सरकारी सतह पे भी लॉकडाउन के दौरान कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का साफ मतलब होता है कि एक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रहे, लोग घरों में रहें, ये इस चेन ब्रेक की जा सके। उसके साथ साथ सरकार को एक मौका मिले ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। पिछले लॉकडाउन में सरकार तमाशा देखती रही, और कल जब लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी तो तब यही बताया गया कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा ही नोचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने आज 15 करोड़ रुपए रिलीज़ भी किए हैं श्रीनगर के अस्पतालों के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। श्रीनगर में आला सतही मीटिंग चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुई, जिस दौरान 15 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए ताकि यहाँ पे हॉस्पिटल, दवाइयाँ वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। लेकिन कई और मामलात भी हैं। इस कोविड की बीमारी के दौरान अब इलाज सिर्फ प्लाज्मा भी कुछ जगहों पर बताया जाता है, और प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत कल पुलिस ने श्रीनगर से भी की। और आज हमने डीजी पुलिस से इसी मामले पे पूछा कि प्लाज्मा डोनेशन की ये शे कहाँ से मिली, क्या करेगी पुलिस। डीजी से हमारी बातचीत। डीजी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस कोविड के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान, चाहे वो जवान हो या अफसर हो, सब रोड पे रहे। ख़तरा इनके लिए सबसे ज़्यादा था। उन ख़तरों से निपटने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स तो उठाए गए, लेकिन इक्विपमेंट वगैरह जो चाहिए, क्या सब मुहैया किया गया? जी, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस का हर जवान और ऑफिसर जिस तरीके से इस कोविड के दौर में आगे बढ़ कर के जिस तरीके से उसने हिस्सा लिया है,
नहायती काबिल तारीफ़ है। और हम जानते हैं कि जिस तरह की ड्यूटीज़ हम लोगों को अंजाम देनी पड़ रही है ग्राउंड के ऊपर, हम भी एक्सपोज्ड हैं और बाकी लोगों से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं कि कोविड-19 की जो इन्फेक्शन है वो हमारे लोगों को जो है वो मुतासर कर सकती है। मगर बावजूद इसके हमारे बहुत सारे जवान ऐसी जगहों पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं, डॉक्टर के शाना बशाना उनके साथ खड़े होकर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी रहता है। मगर ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस को लोगों के तय अपनी जो कमिटमेंट है, जो हमारी लोगों के प्रति अपनी एक तरह की एक फीलिंग्स हैं, उनको जाहिर करते हुए ड्यूटी को निभाते हुए इस वक्त लोगों के साथ खड़े होना है और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ खड़े होना है जिनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के चलते आपने सवाल जैसे पूछा कि क्या हमारे लोग अपनी जो इक्विपमेंट है वो उसके साथ लैस हैं कि नहीं हैं। मैं ये आपको बताऊं कि हमारे पास उस वक्त ये इक्विपमेंट पहुंच गई थी जब शायद किसी भी डिपार्टमेंट के पास ये इक्विपमेंट नहीं थी। हमारे पास अपनी जो पर्सनल गियर है पूरे का पूरा जो आपको एहतियात के लिए पहनना पड़ता है वो अवेलेबल है। अपने पास जो ग्लव्स पहनते हैं और जो मास्क पहनते हैं बड़ी तादाद में सब ज़िलों में सब यूनिट्स के अंदर अवेलेबल है और हर जवान को ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें मुहैया की जा रही है। जैसी ड्यूटी है उसी तरीके से उनके पास जो साजो सामान भी ज़रूरत का उसके पास अवेलेबल किया जा रहा है। अभी भी हमारे पास कोई कमी नहीं, हमारे स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा सामान अभी इस तरह का पड़ा हुआ है। सैनिटाइज़र्स की कोई कमी नहीं है। जो आपका जो चेक करते हैं टेम्परेचर बॉडी का, उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो मशीनें तैयार करी गई कि हैंड फ्री आप अपने हाथ साफ़ कर सकें, बाकी अपने पाँव को सैनिटाइज़ कर सकें, उसकी कोई कमी नहीं है। तो वो सारा सामान हमारे पास जो है इस वक्त मौजूद है। प्लाज्मा का जो आपने कहा, हम लोग इसलिए लीड ली जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि हमें देख कर के बाकी लोग भी समाज से प्रेरित हों, बाकियों को भी उत्साह मिले कि ऐसी ज़रूरत के वक्त पर जब लोग ज़िंदगी मौत के खेल में इस वक्त पड़े हैं, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको वो हर जैसे कहते हैं कि कतरे की भी सहारे की ज़रूरत होती है। जहाँ पर कोई भी चीज़ उसकी मदद कर सकती है, जब वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी बॉडी की अपनी जो फ़ाइट करने की कैपेसिटी है वो बड़ी कम रह जाती है, तो उस वक्त रिसर्च ये शो करती है कि प्लाज्मा का जो डोनेशन है इसके साथ रोगी को फिर से हिम्मत मिलती है रोग के साथ लड़ने की, मर्ज के साथ लड़ने की फिर से उसको हिम्मत मिलती है। हमारे 26 जवान कल जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुए, उन्होंने वॉलंटियर किया था, उनमें से 8 लोगों ने कल डोनेट भी किया। और बड़ी खुशी की बात है कि कल नहायत ही एक क्रिटिकल पेशेंट जो हमारे ऑफिसर भी हैं जिनकी ज़रूरत कल बहुत ज़्यादा हो गई थी कि उनकी मदद की जाए, तो सद्दक जलानी साहब, उनको भी कल हमारे 2 जवान जो थे उन्होंने शाम को जो डोनेट किया उनको प्लाज्मा दिया गया। तो मैं समझता हूँ अब वो बेटर हैं। तो ये किस्म का मान लीजिए कि बिल्कुल कमज़ोर पड़ते हुए इंसान को एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सहारा है कि उसकी शरीर की ताकत फिर से जो पहले से बढ़ जाए ताकि वो बीमारी के साथ लड़ सके। तो इसके चलते मैं लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि लोग सामने आने चाहिए और हम लोग भी आइंदा भी इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं कल जवानों ने दिया, क्या वो जवानी के जोश में था या उन्हें जागरूक किया गया था, उन्हें बताया गया था कि आपकी ज़रूरत इस वक्त देश को है इस चीज़ की, या कि वो रूटीन के ऑफिसर का आदेश आ गया तो उन्हें दे दिया? देखिए, जितना पुलिस का ऑफिसर और जवान एक दूसरे के करीब रहते हैं, मुझे नहीं लगता बाकी महकमों में इस तरह का शायद कल्चर हो। हेल्थ में ज़रूर मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ साथ खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो पुलिस में हम रोज़ अपने ऑफिसर जवान एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और उन्हीं के बीच में इन बातों पे चर्चा होता है। ये पहली बार नहीं है, हम खूनदान पहले भी करते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और इसमें क्या करना आपने, प्लाज्मा डोनेशन क्या है, एक्चुअली ब्लड डोनेशन है। आपने ब्लड डोनेट करना है, प्लाज्मा तो बाद में मशीन ने तैयार करना है, डॉक्टर ने जो उस पर आप पे लगा है उसने उसको उसमें से प्लाज्मा निकालना है। तो हम लोग ब्लड डोनेट पहले भी करते रहते हैं, अब भी आइंदा भी करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे जो लोग हैं बहुत मोटिवेटेड हैं, वो चाहते हैं कि अपने लोगों के काम आएँ और बिल्कुल खुशी से वॉलंटियरली जो हो वो ये डोनेट कर रहे हैं। जी साहब, बहुत से लोगों में जिस तरह आपने बताया खून डोनेट करना, यह भी डर था कि प्लाज्मा कुछ और चीज़ तो नहीं, अंदर से कुछ निकाल तो नहीं देंगे, क्या हमारे लोगों को ये जागरूक नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है, आपने ब्लड डोनेट करना है, प्लाज्मा ब्लड के अंदर है।
आपने सिर्फ ब्लड देना है। जैसे रूटीन में हम 1 पॉइंट ब्लड दान करके आते हैं और उसके बाद खुशी महसूस करते हैं कि हमने किसी की जान बचाने में मदद करी है, वही सिलसिला जहाँ पर, उससे कोई अलग नहीं है। ये प्लाज्मा की बात हुई, लेकिन और दूसरे मुद्दे हैं और उन मुद्दों में हम पुलिस के रिवाइवल की बात करें। बहुत से लोगों ने, पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त कोविड का शिकार हो रहे हैं, बहुत से हुए भी हैं, लेकिन पुलिस वेलफेयर फंड जो है उसमें से क्या उनका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है? देखिए, पुलिस वेलफेयर फंड की बहुत सारी जो यूटिलाइजेशंस हैं, जो टाइम टू टाइम हम जिसका जिक्र करते रहते हैं, वो हर तरह का फ़ंड हमारे पास मौजूद है जो हमारे जवान के वेलफेयर के लिए ज़रूरत है। पहले तो पुलिस के वेलफेयर फंड में कोई कमी नहीं है, जहाँ नॉर्मल इंजरी किसी को हो उसमें भी हम उसको देते हैं। अभी भी जो लोग पॉजिटिव इसमें आए, किसी को सहायता की जरूरत पड़े, यूनिट के पास अपना फ़ंड होता है, रेंज के पास अपना फ़ंड होता है। उसके अलावा किसी को PHQ से मदद की ज़रूरत पड़े, PHQ तक अगर केस आता है, हम PHQ से भी मदद करते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है कि वेलफेयर फंड से ऐसा खर्चा नहीं किया जा सकता है। जिसको भी ज़रूरत हो, जिस तरह की ज़रूरत हो सेहत के लिए, हम उसके लिए मदद करने के लिए पुलिस के वेलफेयर फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुलिस की बात हुई, लेकिन आम जनता को कहीं आजकल, क्योंकि रामसेवर जो दवाई इसकी है वो बहुत महंगी पड़ती है, अगर कहीं उसकी ज़रूरत पड़ी, क्या पुलिस वो प्रोवाइड करेगी उनको? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो अपने जवानों का वेलफेयर फंड रहता है, जवानों की मर्ज़ी के बगैर ज़्यादातर हम इसको बाहर खर्च नहीं कर सकते हैं। बाहर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है, उसके तहत करते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से चलता है, उसमें छोटे मोटे फंड्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कभी कोई इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना हो या बहुत ज़्यादा आगे कोई मदद की ज़रूरत हो, तो सरकार के बाकी महकमे हैं इंडिविजुअल केसेस को देखने के लिए। हमारे जनरल पब्लिक और यूथ के लिए जो प्रोग्राम है सिविक एक्शन के तहत, हम उनको कवर करते हैं। रियासती पुलिस सरबराह कोविड के रिलेटेड, प्लाज्मा डोनेशन के रिलेटेड अपील भी कर रहे थे, लेकिन नाजरीन को बताएं कि पुलिस के एहलकार हम तक कई बार मामला उठा रहे थे। अक्सर पुलिस एहलकारों की शिकायत कि उनको रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है, और SPOs का मामला भी अक्सर आया जाता है। पुलिस में SPOs जो काम करते हैं, अक्सर लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बड़ी तालीम हासिल करके, कुछ PhD हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डबल डिग्री होल्डर्स हैं, और रोज़ी रोटी की तलाश में SPO की नौकरी करते हैं, और SPO की नौकरी में उन्हें कम तनख्वाह भी मिलती है। और हमने यही दोनों सवाल DG पुलिस के साथ उठाए। पहला तो ये कि 3 DG बदले होंगे, मगर एक ही वक्त के अंदर 3 बार आपकी किसी अलाउंस में बढ़ोतरी होना, ये पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। SPO का अगर तनख्वाह अब 6,000 से बढ़ कर के हम 18,000 तक ले गए हैं, तो ये पहले कभी नहीं हुआ था, आज हुआ है। अगर हार्डशिप अलाउंस पुराने रेट पे मिल रहा था, जिसका 2.5% बनता था नए रेट के हिसाब से, आज अगर 10% मिल रहा है, तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं था। आज 10% हार्डशिप अलाउंसेस को आपको मिल रहा है। इसके अलावा अभी ट्रेनिंग सेंटर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई अलाउंस नहीं मिलता था, जबकि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सब जगह पे अलाउंस मिलता। हाल ही में 15% का जो अलाउंस है उनके लिए भी सरकार ने, खासतौर पे LG साहब ने उसका ऐलान किया। मैं उनको शुक्रिया भी कहता हूँ। ये भी पहली बार हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था। और बिल्कुल ताज़ा परसों जो एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करते हैं, 20% उन लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, ये भी पहले नहीं था, ये अभी हुआ है। इसके अलावा जो हमारा पुलिस वेलफेयर फंड में से और सरकार की तरफ से जो हमारे लोग शहीद होते हैं, जो उसको एक्सग्रेशिया मिलता था, SPO बेचारा 2 लाख ले करके उसका परिवार घर में बैठ जाता था। 2 लाख रुपये किस काम का रहता है आज के ज़माने में? आज 2 लाख की जगह 30 लाख की रकम है। ये पहली बार हुआ है, पहले नहीं था। आज अगर मेरा जवान जो है उसकी अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसे हालात में, जैसे हालात चलते हैं, कभी शहादत होती है, तो ये रकम कुल मिला के 70 लाख तक पहुंच गई है, जो पहले कोई 25-30 लाख के आसपास होती थी। तो मैं तो आपको इतने गिना चुका हूँ, इसके अलावा कितने और वेलफेयर मेजर हैं उसका हिसाब फिर से डिटेल में आपको दे सकता हूँ। एक लास्ट सवाल, समय की कमी है, लास्ट सवाल जानना चाहूँगा। SPOs की आपने बात की, SPOs पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD करके काबिल तरीन लोग हैं, लेकिन उनका फ्यूचर आज भी क्या सिक्योर है पुलिस में? उनका कंप्लीट जो पुलिस ऑब्जर्वेशन, उनका फ्यूचर ये है कि जहां वो 6,000 में ही बेचारे रह जाते थे, आज वो 18,000 तक पहुंचा दिए हैं। अल्टीमेटली लेकर के किसी को ज़िंदगी लीड करने के लिए क्या चाहिए? अपनी ज़िंदगी को लीड करने के लिए खर्चा, मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए। वो मॉनेटरी सपोर्ट अगर आज 6,000 से 18,000 तक पहुंची है, तो कल और बढ़ सकती है।
ये यहीं पर आके यही हम चाहते हैं आपसे कल। ये यहीं आके नहीं रुकेगी। तो अभी मैं कह रहा हूँ इसी साल के अंदर अगर 3 बार बढ़ा चुका हूँ तो कितनी बार बढ़ाऊँ? 1 साल के अंदर परमानेंट वगैरह होंगे वो? परमानेंट तो आपके होमगार्ड में भी लोग काम करते हैं, क्या वो परमानेंट होंगे? जो वॉलंटियर सर्विसेज हैं वो वॉलंटियर सर्विसेज हैं, उनके अंदर छोटा मोटा जो भी सरकार मेहनताना फिक्स करती है उसके मुताबिक मिलता है, मगर एसपीओ को जो मेहनताना आज मिल रहा है इतना पहले कभी नहीं। रियासती पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह से हमारी बातचीत, हमारे सवाल जवाब उनका और नुमाइंदगी हमने पुलिस की करते हुए उन तक मामलात भी पहुंचाए। लेकिन मामलात में ज़रूरी है प्लाज्मा डोनेशन की, और याद दिलाना चाहेंगे आपको कि प्लाज्मा डोनेशन में कोई खतरा नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपली ब्लड लिया जाता है, यानी खून का अतिया दिया जाता है, और खून का अतिया देने वाला वही शख्स हो सकता है प्लाज्मा के लिए जो कोविड का खुद पॉजिटिव रह चुका हो, उसके बाद इलाज करके सेहतयाब हो चुका हो और अब वापस अपने घर में आया हो और करीबन उसने 14 दिन घर में अब गुजारे भी हों। यानी प्लाज्मा डोनेशन कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। हमारी भी आपसे अपील रहेगी कि ब्लड डोनेशन करिए। पुलिस ने हेल्पलाइन भी जारी की है और डीजी पुलिस ने आज हेल्पलाइन के हवाले से भी हमारे साथ बात की। हम लोग दे दें कि हमारा जो डायल 112 इस वक्त हमारा इमरजेंसी कॉल सिस्टम पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर चल रहा है, हमने उसको भी इसका हिस्सा बनाया है। कहीं से कोई अगर ब्लड डोनेट करना चाहता है कोविड पेशेंट के लिए तो 112 के ऊपर कॉल कर सकता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, हम उसको लाएंगे। उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ज़रिए से जहां भी ब्लड डोनेशन की सुविधा उन्होंने रखी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहां उनके ब्लड डोनेशन के लिए ले जाएंगे। इसमें कोई किस तरह की परेशानी नहीं। हर सेहतमंद आदमी जो कोविड पॉजिटिव रह चुका हो मगर अब ठीक है, नेगेटिव आने के 14 दिन के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसमें से प्लाज्मा निकाल के पेशेंट को दिया जाता है। सिर्फ कुछ एक तरह के पेशेंट हैं जो नहीं दे सकते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो नहीं दे सकती। कैंसर से अगर कोई पीड़ित अगर को मरीज़ था तो वो अगर कोविड के साथ भी जूझा है तो उसको नहीं देना चाहिए, वो नहीं दे सकता है। उसके अलावा कोई कमज़ोर है या किसी और बीमारी से, हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ के अगर वो पीड़ित है तो वो नहीं दे सकता है। ऐसे लोगों को छोड़ के हर सेहतमंद आदमी जो कोविड से एक बार अफेक्टेड है मगर अब ठीक हो चुका है, 14 दिन के गैप के बाद वो जो है डोनेट कर सकता है। चलिए, पुलिस की हेल्पलाइन, डीजी पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे लोगों से भी अपील की कि खून का अतिया दीजिएगा। खून का अतिया देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ज़रूरत कहीं पड़ी तो पुलिस आपके साथ होगी। खिदमत हमारी पुलिस की। और इसके साथ साथ बताएं कि मामलात कई और हैं। हम आपको श्रीनगर के नज़दीकी इलाका गांदरबल के कंगन के इलाके की ये खबर भी सुना रहे हैं और इस खबर के हवाले से आज कंगन पुलिस ने, एसएसपी कंगन ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके सबके होश उड़ा दिए। एक हफ्ता पहले कंगन में एक खातून की लाश दरिया से बरामद की जाती है, तब बताया गया कि डूब गई है, कुछ ने बताया कि दरिया में खुदकशी की। लेकिन असल वाक़ा आज पुलिस के ट्वीट के साथ सामने आया और पुलिस ने गांदरबल के एसएसपी ने अपने ट्वीट में आज लिखा कि ये खातून खुदकशी नहीं की है, हादसा इस खातून का नहीं हुआ है बल्कि इस खातून का कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला और नहीं उसका मजाजी खुदा है, यानी उसके शौहर ने खुद उसे कत्ल किया है। इसी सारे मामले पर सीधा हम चलते हैं कंगन गांदरबल, जहां पे हमारे साथ सलीम वानी मौजूद है। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे इस खातून के कत्ल के हवाले से क्या बताया पुलिस ने, किन हालात में ये कत्ल हुआ और किसने किया ये कत्ल? जी बिल्कुल सनम, हफ्ते से पहले एक रुबीना नाम करके लड़की थी जो उसका मिसिंग रिपोर्ट उसी के हस्बैंड ने कंगन पुलिस स्टेशन में डाला था, लेकिन कंगन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई के बाद 5 दिन के बाद आज एसएसपी गांदरबल खलील पूसवाल ने उसका जो खुलासा किया था कि जो उसका हस्बैंड था अब्दुल मजीद, उसी ने अपनी बीवी को मार के अपने ही दुकान में 5 दिन के बाद दरिया में डाला था। और 5 दिन पहले जो मारने के बाद नेक्स्ट डे वो कंगन पुलिस स्टेशन में आके अपनी बीवी का मिसिंग रिपोर्ट डाला गया था। लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके सूत्रों से, अपने सोर्सेज से जो कार्रवाई की थी उसी का खुलासा आज एसएसपी गांदरबल ने किया कि इस लड़की को किसी और ने नहीं मारा था, अपने हस्बैंड ने ही मारा था। सलीम साहब, रीजन क्या बताती है वो मारने की वजूहात, कुछ पता चल पाया है अभी आपको कि क्यों ये इस जगह तक ये हालात पहुंचे कि शौहर ही अपनी अहलिया को दुनिया से मार देता है? क्या बता रही है पुलिस?
देखिए, जो अभी बात हुई हमारे कंसर्न जो एसएचओ है उसके साथ बात हुई कि उसका यही कहना है कि उसका जो हस्बैंड है 2 दिन पहले अरेस्ट हुआ है। हम पूछताछ कर रहे हैं 2 दिन के, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन के बाद पूरी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन जो ये खुलासा हुआ कि उसके हस्बैंड ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने अपनी बीवी को मार के 5 दिन अपने दुकान में रखा, उसके बाद दरिया में डाला और उसके बाद ही मैंने नेक्स्ट जब मारा तो उसके बाद कंगन पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट डाला था। खुद ही कातिल, खुद ही इंसाफ ढूंढने की कोशिश। लेकिन एक चीज, इस खातून के बारे में कुछ पता चला कि ये कहाँ की है, इसके बाद जो मायका है इसका कहाँ है, शादी कब हुई, कोई बच्चा है, कुछ इस तरह की तफसीलात? देखिए सनम, अभी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, कंगन के जो गोसीमाला इलाका है, कंगन मार्केट से ये 2 किलोमीटर दूर है। इसका मायके की भी शायद गोजीमाला में ही है। अभी जो पूरी इंफॉर्मेशन है कि क्यों इसके शौहर ने इसको मारा, क्या वजह है, इसके पास के बच्चों के कोई तकलीफ है क्या है, अभी वो शेयर, अभी इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला है कि अभी सिक्योरिटी है, जो ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम वानी पूरी जानकारी के लिए। सलीम वानी हमें बता रहे थे कि कंगन में खातून का कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाला कोई और नहीं उसका शौहर है और मज़ीद तफसीलात का अब इंतज़ार है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, यानी अपनों ने ही लूटा है। और ये कंगन की बात, लेकिन हम श्रीनगर के आपको जवाहर नगर के बंड के इलाके की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। करोड़ों का मकान यहाँ पे, और आज इस मकान की ये जो दीवारें हिलाई गई, दीवारें गिराई गई, ये गैर कानूनी तौर पर इस मकान के आसपास ज़मीन को कब्ज़ा किया गया है। और इस कब्ज़ा करने के दौरान इस शख्स के बारे में मालूम हुआ कि ये कभी सरकार का बड़ा पुर्जा रहा है, कभी बड़े कैडर का अफसर रहा है, और उस दौरान इसने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए यहाँ आसपास की सरकारी ज़मीन को भी अपनी ज़मीन के साथ, मकान की ज़मीन के साथ ऐसे लपेटा कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको यहाँ से बेदखल कर सके। और आज बाज़ाब्ता तौर पे इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और इंतज़ामिया ने बाहर उसके दरो दीवार हिला के रख दिए। इस दौरान, इस डिमोलिशिंग ड्राइव के दौरान आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि ये शख्स बड़ी पहुँच वाला लगता था। फ़ौरन इसने गवर्नर के एडवाइज़र तक भी फ़ोन घुमाया, लेकिन जब तक वहाँ से जवाब वापस आया तब तक इंतज़ामिया कार्रवाई कर चुकी थी। उन्हें मालूम था बंदा पहुँच वाला है, किसी भी वक्त कोई भी टेलीफोन आ सकता है, और यूँ जब तक फ़ोन घुमाता रहता, वहाँ से जवाब आता रहता, तब तक ये दरो दीवार गिराए गए थे। और बताया गया था कि वक्त किसी के साथ नहीं है, वक्त पे आप जितना भी करें। एक मज़ेदार बात, करोड़ों का मकान, और इस करोड़ों के मकान के आसपास ज़मीन सरकारी पे कब्ज़ा किए हुए था। ये हमारे ब्यूरोक्रेसी का एक पहलू भी है, और इसी पहलू पे नज़र डालते हुए बहुत अफसोस भी होता है कि कैसी है हमारी ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आज मालूम हो ही गया कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस दौरान हमें यहाँ ये भी मालूम हुआ कि ये शख्स बता रहा था कि उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म उसने किया या किसने किया तो बाद की बात, लेकिन वो बता रहा था जुल्म बड़ा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर से ख़त्म हुआ चाहता है। फिर होगी आपसे मुलाकात रात 8:30 बजे, 10:30 बजे। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।